Hello everyone. Last time we had done laws of chemical combination, right? Now on the basis of that laws of chemical combination, a theory was given, and that theory was given by Dalton, and the theory was named as Dalton's atomic theory, right? So in that theory, Dalton has given us the basic theory about the nature of matter. है ना, जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ एंड द सब्सटेंस ऑफ विच इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. Okay, so Dalton has discussed about the nature of the matter in this theory. Okay, now the main postulates of the Dalton's atomic theory, जो Dalton ने हमें theory दी थी atomic theory, उसके important points कौन कौन से हैं. Okay, so these postulates of the Dalton's atomic theory are important one. Okay, the first postulate that was given by Dalton, it is all matter is made up of extremely small particles called atom. ठीक है, जो डाल्टन है उसने हमें क्या बताया कि जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मीन्स वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज एटम. और उस स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम. एंड दिस एटम, जिस एटम से मिलकर वो मैटर बना हुआ है, उस एटम को हम फर्दर ना तो क्रिएट कर सकते हैं खुद से, एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन. इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, एंड दिस एटम जिससे मिलकर मैटर बना हुआ, दिस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ये हमने फर्स्ट पॉइंट ये कर रखा है कि जो मैटर है जिस चीज़ से बना हुआ वो एटम है, और वो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उनको हम फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एंड दैट एटम इट टेक्स पार्ट इन ऑल द केमिकल रिएक्शंस. जो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं उसमें जो एटम है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा सब्सटेंस है जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, राइट. जैसे स्कूल में सबसे छोटी क्लास कौन सी होती है जिसमें कोई स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, वो होती है नर्सरी क्लास, राइट. तो ऐसे ही जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो सबसे छोटा सब्सटेंस, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पार्ट करता है रिएक्शन में, वो कौन सा है, एटम. सो दीज ऑल आर द पोस्टुलेट्स एज गिवन बाय द डाल्टन्स थ्योरी. जो डाल्टन ने हमें अपनी थ्योरी में बताया था, दीज आर दैट पोस्टुलेट्स. नेक्स्ट इज दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. डाल्टन ने हमें क्या बताया, जो एटम्स सेम एलिमेंट के हैं. अभी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है ना. हाइड्रोजन हमारे पास जो एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट जिन एटम्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना. जो हाइड्रोजन एलिमेंट है हमारे पास, ये इसमें जो ये पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, एटम्स, ठीक है ना. कह रहे जो एलिमेंट्स जिन एटम्स से बना हुआ है, अभी हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसमें सारे के सारे एटम्स होंगे, वो किसके एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे. तो इन्होंने क्या बोला, दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, दे आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल कैसे, मीन्स दे हैव सेम मास, सेम शेप होती है उनकी, सेम साइज, मीन्स उनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, आइडेंटिकल होती है उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज. ओके, एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अभी यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स है ना, ये अगर मैंने नेक्स्ट बना दी हीलियम, तो वहाँ पे हीलियम के एटम्स होंगे. हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, हीलियम अलग एलिमेंट है, तो उनके जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट पोस्टुलेट इज दैट atoms of same or different elements combine together to form molecules or compounds. ठीक है ना. इसमें क्या बता रखा है, एटम्स है जो, फिर चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट के हो, राइट, दे कंबाइन टुगेदर. हमने जो पीछे पॉइंट किए थे 2 पॉइंट, दैट पॉइंट वर रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टीज, कि जो एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स वाले एटम्स हैं जो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है ना. और जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. सेम एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी, और डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एटम्स है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. बट जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, दैट रिएक्शंस कैन बी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम. ठीक है, हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वो सेम, हमारे पास जो सेम एलिमेंट्स में भी हो सकती है, और जो रिएक्शन हो सकती है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स है, फिर चाहे वो सेम एलिमेंट
सॉरी एलिमेंट्स चाहे फिर वो सेम एटम से बने हो, चाहे वो एलिमेंट्स फिर डिफरेंट एटम से बने हो, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट है, it is made up of hydrogen atoms and oxygen is made up of oxygen atoms. Okay, but these both combine together, hydrogen और oxygen, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं एंड देन दे गिव वाटर. राइट, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने ले लिया ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हमें एक कंपाउंड दे देंगे. सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड देन इट गिव्स द वाटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट atoms of two different elements combine in different ratio to form more than one compound. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है. राइट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर भी फॉर्म करता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O2 जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड मीन्स ये दो एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्ट करके हमें एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करके दे रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है दैट एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन. देखो एटम्स जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके एटम्स कंबाइन कर रहे हैं एंड दे कंबाइन इन द डिफरेंट रेशियो. यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O2 बना है. दे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो एंड दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, और एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं. यहाँ पे जैसे H2O है, हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स है 2 और ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं 1. अगर हम H2O2, हाइड्रोजन के भी 2 पार्ट्स है, ऑक्सीजन के भी 2 पार्ट्स है, मीन्स H2O 2:1 में कंबाइन कर रहा है और H2O2 1:1 में कंबाइन कर रहा है. तो सिमिलर यहाँ पर किसकी एग्जांपल दे रखी है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशियो है 1:1 और डाइऑक्साइड की 1:2. मीन्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो कंबाइन करके हमें क्या फॉर्म करके देते हैं, कंपाउंड्स. ठीक है ना, और उनकी रेशियो क्या होती है, सिंपल. ठीक, मीन्स सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करते हैं वो. बट कई बार क्या होता है कि ये वही दो एलिमेंट्स कंबाइन करके हमें एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड्स दे देते हैं और उनकी भी जो रेशियो होती है दैट इज ऑल्सो सिंपल रेशियो इन विच दे कंबाइन. नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमेशा हमें कौन से एटम्स, किसके एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, मीन्स जो काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वाटर में वो हमेशा फिक्स होते हैं, सेम होते हैं. और वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, 2H2O. मीन्स किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, हमेशा 2:1. सो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इज ऑलवेज फिक्स्ड. सो दीज आर सम 7 to 8 postulates है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के. ओके, नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स टू दिस थ्योरी. मीन्स इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स इसकी. व्हाट आर दैट ड्रॉबैक्स? फर्स्ट पॉइंट इज दैट एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. हमने फर्स्ट पॉइंट किया था ना डाल्टन थ्योरी का कि जो एटम है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हमने यहाँ पे इसके जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट थे वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ा, राइट. बट व्हाट इज द ड्रॉबैक? इट इज़ दैट जो एटम है इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. क्योंकि डाल्टन के बाद और भी थ्योरीज आई, काफ़ी थ्योरीज आई, तो उन थ्योरीज में हमें क्या पता चला कि जो एटम है इसको हम फर्दर, इसकी डिविजिबिलिटी हो सकती है. मीन्स एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है. तो जो वहाँ पर हमें डाल्टन ने पॉइंट दिया था कि एटम इज नॉट डिविजिबल, दैट पॉइंट प्रूव्स टू बी रॉन्ग. क्योंकि फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स हुए, वहाँ पे हमें क्या पता चला दैट एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड व्हाट आर दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन विच एटम इज डिविजिबल? दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, मीन्स ये एटम से भी फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और इनमें एटम फर्दर डिवाइडेड है. Second one is that atom of the same element have different
प्रॉपर्टीज हमने पीछे की कि सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट की डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। बट यहाँ पर देखो सेम एलिमेंट है, लाइक क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन एक एलिमेंट है बट इसके पास मास नंबर 2 है। एक क्लोरीन का मास नंबर 35 है और दूसरा क्लोरीन है उसका मास नंबर 37। मीन्स एलिमेंट एक ही है बट उसकी मास नंबर्स क्या है, डिफरेंट मासेस है उसके पास। तो वो एटम्स जो सेम एलिमेंट से हो बट उसका मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो डाल्टन का ये भी पॉइंट रॉन्ग प्रूव हो गया कि सेम एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज है, बट यहाँ पर एलिमेंट तो सेम है बट उसकी मास नंबर वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज सेम मास नंबर। बट डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पर क्या आ गया कि डिफरेंट एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज है, और वो सेम प्रॉपर्टी कौन सी है, मास नंबर। यहाँ पर है पोटेशियम एक एटम एंड अनदर इज कैल्शियम। देखो जो पोटेशियम एलिमेंट है वो पोटेशियम के एटम से बना होगा, जो कैल्शियम है वो कैल्शियम के एटम से बना होगा, ठीक है ना। मीन्स दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम से बने हुए हैं, बट उनका मास दोनों का क्या है, सेम 40। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का मास कितना है, 40। एंड सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एटम है एक तरह की जो सब्सटेंस एक तरह के एटम से ही बना हुआ है, ठीक है ना। देखो चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, इन तीनों में ये तीनों किससे बना हुआ है, दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन। तीनों के तीनों कार्बन से बने हुए, मीन्स ये सभी एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं, बट इवन देन दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो डायमंड है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना। ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मीन्स सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ओके। और डाल्टन ने हमें ये बताया कि जिस रेशो में एटम्स कंबाइन करते हैं वो रेशो इज सिंपल नंबर, मीन्स वो सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं। बट ये हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल है C12H22O11। यहाँ पर देखो इसकी रेशो कितनी है, 12:22:11। रेशो फिक्स है बट दिस इज नॉट सिंपल नंबर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द, अभी हमने जो लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। ये दोनों लॉज भी डाल्टन की थ्योरी के साथ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो जैसे डाल्टन ने हमें कहा कि मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। एटम को ना ही फर्दर हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स एटम्स का जो मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मास है इट रिमेन्स सेम। सो इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड कौन सा लॉ था, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दूसरा लॉ था हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ। तो इस लॉ में हमें क्या पता चलता है कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, वो सिंपल और फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। तो ये पॉइंट तो हमें डाल्टन ने भी एक्सप्लेन किया कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और उनकी रेशियो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। एंड दिस पॉइंट वाज आल्सो गिवन बाय law of constant proportion. So this point proves the law of constant proportions, okay. So now we come to the topic atom. हमारे पास चैप्टर का नेम है atoms and molecules. So what is an atom? So atom is smallest unit of element, right? It may or may not exist independently and it takes part in the reaction. So this is the definition of atom. And atom is the building block of matter, ठीक है ना। मीन्स जो मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। लाइक जो जब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पे बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होता है, वो किस चीज से बना हुआ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो वहां पर बिल्डिंग ब्लॉक का जो बिल्डिंग्स में बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है, ब्रिक। इन द सिमिलर वे द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज एटम। वो किन से बना हुआ है, मैटर से। और जो एटम का साइज है हम उसको किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटम का जो रेडियस है जिसमें हम एटम का साइज रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और यूनिट जो एटॉमिक रेडियस की है दैट इज नैनोमीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। जैसे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। सो एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, ओके। नाउ वी गो टू नो दैट व्हाट इज एन एटम, ओके। नाउ देयर आर नंबर ऑफ एटम्स,
हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, एंड इवन मोर डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन। सो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। ओके, सो सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज द शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो इसको अगर हमने शॉर्ट वे से रिप्रेजेंट करना होगा, देन व्हाट इज दैट शॉर्ट वे? सो दैट शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट इज सिंबल, ठीक है ना। तो पहले हमें डाल्टन ने ही सिंबल्स के बारे में बताया था, और जो डाल्टन ने हमें सिंबल्स दिए थे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए दिए थे, सो दैट वर इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। उन्होंने हमें फिगर्स की टर्म में दिए थे, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के लिए ऐसी फिगर, कॉपर के लिए ऐसी फिगर सर्कल और बीच में सी, राइट। और फिर कॉपर के लिए दिस टाइप ऑफ फिगर ही हैज़ कंसिडर्ड, एंड देन फॉर सिल्वर ही हैज़ कंसिडर्ड दिस टाइप ऑफ फिगर। मीन्स जो डाल्टन है उस टाइम पर हमें सिंबल्स दिए थे दैट वर इन टर्म्स ऑफ फिगर, बट जो अभी हम सिंबल्स पढ़ रहे हैं जो एलिमेंट्स के, दैट आर बीइंग यूज्ड, दैट आर बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का था ना, सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज बीइंग यूज्ड? इट इज एच। मीन्स जो उसका फर्स्ट लेटर है उसी को उसके सिंबल की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट लेटर एंड देन अनदर लेटर। मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगी। और थर्ड वे कौन सा है? उनके लैटिन नेम्स यूज करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों के बारे में आई विल डिस्कस ओवर हियर ओनली। सो ये तो हम बात कर रहे थे कि सिंबल को यूज करते हैं या सिंबल को किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करें। बट एलिमेंट का हमें पहले नाम पता होना चाहिए, तभी हम उसको सिंबल दे पाएंगे, राइट। सो दीज एलिमेंट्स आर नेम्ड। अभी एलिमेंट्स की जो नेमिंग है वो कैसे करी हुई है, वो कैसे कर रखी है? दे आर नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ डिस्कवरी। मीन्स जो एलिमेंट्स कौन सी प्लेस से डिस्कवर हुए हैं तो उनको उसी प्लेस के रिगार्डिंग नाम दे देते हैं। देखो जैसे गैलियम, इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? वो प्लेस का नाम था फ्रांस गैलिया, तो उसको नेम दे दिया गैलियम। जिस एलिमेंट को जर्मन में डिस्कवर किया गया था उसको नेम दे दिया जर्मेनियम। जिसको पोलिश में डिस्कवर किया गया था, मीन्स जो साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किए थे ना वो पोलिश का था, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया उस एलिमेंट को पोलोनियम, ठीक है ना। जो एलिमेंट स्कैंडिनेवियम में डिस्कवर हुआ उसको नेम दे दिया स्कैंडियम, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स की जो नेमिंग थी दैट वाज अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे वर डिस्कवर्ड। कुछ एलिमेंट्स को नेम किया गया आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। जैसे जिस एलिमेंट को नील्स बोहर ने डिस्कवर किया उसका नेम दे दिया बोरियम। जिस एलिमेंट को आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया उसको दे दिया आइंस्टाइनियम। जिसको मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया उसको नेम दे दिया क्यूरियम। मीन्स पीछे क्या लगा दिया उनके? IUM, राइट। सो इन दिस वे जो एलिमेंट्स है उनकी नेमिंग की गई, ठीक है ना। या तो उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग उनको नेम दे दिया, या जिन साइंटिस्ट ने बनाया उसके अकॉर्डिंग नेम दे दिया, या फिर उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो कुछ उस एलिमेंट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको नेम दे देते हैं, ठीक है ना। अभी एलिमेंट्स की नेमिंग तो हो गई, तो अभी उनको कौन से सिंबल के साथ डिनोट करना चाहिए? सो हाउ वाज दैट बीइंग डन? तो एक तो ये होगा कि उसका फर्स्ट लेटर यूज कर लो, या फिर क्या कर लो? फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर। देखो यहाँ पे जैसे गैलियम था, इसका फर्स्ट लेटर था G, तो इसके साथ अनदर लेटर इसका कौन सा यूज किया? A। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और जो हम अनदर लेटर यूज करेंगे उसके पीछे वो हमेशा स्मॉल में होगा। या तो सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर यूज किया, जैसे हाइड्रोजन में, कार्बन में भी हम सिर्फ C लिख देते हैं, ऑक्सीजन में O लिख देते हैं, मीन्स वहां पे हम फर्स्ट लेटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनके लिए हम फर्स्ट लेटर साथ में अनदर लेटर यूज कर रहे हैं, जैसे जर्मेनियम में GE, पोलोनियम में PO, स्कैंडियम में SC। ओके, नाउ देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर बीइंग, जो कुछ सिंबल है उनका सिंबल कैसे दे रखा है? बाय देयर लैटिन नेम, ठीक है ना। अभी लैटिन नेम कैसे आएगा? लैटिन नेम से कैसे सिंबल दे रखा है? जो आयरन है, ठीक है ना, आयरन का लैटिन नेम क्या था? फेरम। पहले उसका क्या नाम था? फेरम। तो वहां पे उसके नेम सिंबल क्या दे रखा था? Fe। अभी उसको आयरन बोलते हैं बट उसका सिंबल क्या है आयरन का? Fe। ओके, नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर का लैटिन नेम क्या है? अर्जेंटम। तो इसके कारण उसको कौन सा सिंबल दे दिया? Ag। गोल्ड का लैटिन नेम है ओरम, तो गोल्ड का सिंबल है Au।
लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम, तो उसको सिंबल दे दिया Pp. सो इन दिस वे एलिमेंट्स आर नेम्ड एंड दे आर गिवन द सिंबल. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल. अभी सिंबल है जो व्हाट डज इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स. सो जो सिंबल है इट स्टैंड फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट. अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन, देन व्हाट इज इट सिंबल H, ऑक्सीजन O, सिल्वर Ag, ठीक है ना. इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट. अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें देन वी शुड बी क्लियर दैट व्हाट इज इट्स नेम. एंड सिंबल ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, कि जो पूरा एलिमेंट है वो किस एटम से बना हुआ है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट, मीन्स वो हमें उस पूरे एलिमेंट की क्वांटिटी बताता है, मीन्स उसका मास बताता है. ठीक है, सिंबल से हमें ये चीज़ भी पता चलती है. एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंटेन वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. मीन्स ये हमें एलिमेंट्स का मास बताता है, जिस एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23. इट इज 6.022 इंटू 10⁻23. Okay, so these are the significance of symbols. Now next topic is atomic mass. So atomic mass देखो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस होते हैं ना, लाइक 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है ना. ये हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड रिलेशंस है. हम अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन्स करनी हो, इफ़ वी आर नोन अबाउट दिस रिलेशन, तो हम इजीली कन्वर्जन्स कर सकते हैं. मीन्स ये कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस है जो हमें पता है, और इनको यूज़ करके हम जो नेक्स्ट इनके साथ कैलकुलेशंस करनी है वो कर सकते हैं, राइट. तो ऐसे अभी हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक मास के केस में, ठीक है ना. एटॉमिक मास क्या है, जो एटम्स का मास है, बट उन एटम्स के मास को हमने किसके साथ मेजर कर रहे हैं, दैट इज relative mass of the atom of the element as compared with the mass of one atom of carbon. यहाँ पर हमने जो कार्बन है उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजर किया है, ठीक है. देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अगर हमने मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन करनी हो, अगर हमें ये रिलेशन पता होगा तो हम इजीली कन्वर्जन्स कर सकते हैं. मीन्स हमें स्टैंडर्ड रिलेशन पता होना चाहिए. तो ऐसे ही एटॉमिक मास मेजर करने के लिए उन्होंने एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान लिया. तो वो जो एक एलिमेंट जिसको स्टैंडर्ड माना था वो एलिमेंट कौन सा है, कार्बन. कार्बन के भी दो आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, ठीक है ना. बट यहाँ पर कौन सा कार्बन लिया गया, कार्बन 12. दैट्स वाई इसको साथ 12 मेजर लिखा है, बिकॉज 12 इज द मास ऑफ द कार्बन. मीन्स कौन से मास नंबर वाला हमने कार्बन ले रखा है, 12, ठीक है ना. 12 मास नंबर वाला कार्बन ले रखा है C12. तो इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया. तो इसी को स्टैंडर्ड मान के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास है जो हम वो मेजर करते हैं. ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास इज relative mass of the atom of the element as compared with the mass of the one atom of carbon. That mass of particular element को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है. तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होगी. तो जो यूनिट हम एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट. सो एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन कर रखा है, 1/12 of the mass of atom of the carbon on the atomic scale. So this is the atomic mass unit, which is 1/12 the mass of the carbon 12 isotope. So this is atomic mass and its unit. Now there are here in your book also different elements के जो atomic masses है वहाँ पर आपको बुक में दे रखी है, ठीक है. सो इट्स बेटर कि आप ये वाले तो आपको लर्न होने चाहिए. जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 10 कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. इनके तो आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए. हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फर्दर हमने मोलिकुलर मासेस कैलकुलेट करने हैं तो वहाँ पर आपको इनकी यूज़ होगा. नाउ नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास. अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा ना पीछे, तो अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाएगा
ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास अगर सिंपल लिखेंगे तब हमारे पास क्या यूनिट आएगी, या तो हम 1U लिख सकते हैं या 1 AMU, यही की थी ना हमने एटॉमिक मास की यूनिट। बट अगर हम ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे तब हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, 1 ग्राम। सिंपल एटॉमिक मास को हम U या AMU में लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम ग्राम एटॉमिक मास करें तो उसको ग्राम्स में लिखेंगे, ठीक है। सो ग्राम एटम क्या होगा, अमाउंट ऑफ एलिमेंट हैविंग मास। तो जिस एलिमेंट का मास ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा उस एटम को हम बोलेंगे ग्राम एटम। नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। अभी देखो, अभी एवरेज मींस एवरेज आप लोगों ने मैथ्स में भी सोल्व करते हो कि अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हो, अगर आपको डिफरेंट 3 वैल्यूज दे रखी है A B C, तो आप एवरेज कैसे करते हो, तीनों को प्लस किया, 3 टर्म्स है तो 3 के साथ डिवाइड करते हैं, ये एवरेज होगी, मीन हो गया, है ना। तो ऐसे ही हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। एवरेज एटॉमिक मास हम कब कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास जो एलिमेंट दे रखा है उसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आइसोटोप किसके एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं वहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जो हम निकालते हैं उसको एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन के 2 मास है, एक 35 एक 37, तो ये किस रेशियो में होते हैं, 3:1। तो 35 × 1 + 37 × 1 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, 4, 3 + 1 4, इनको डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, राइट। सो नाउ एटम्स एग्जिस्टेंस, जो एटम्स है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं दे एग्जिस्ट इन, वो फ्री स्टेट में भी होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं, ठीक है ना। वो फ्री स्टेट में भी होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। तो वो एटम्स जो रिएक्ट नहीं करते, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है ना। अगर जो एटम्स हैं, अगर एटम्स जो अनरिएक्टिव है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लाइक नोबल गैसेज है हमारे पास, ठीक है ना, वो रिएक्ट नहीं करती, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट एटम्स विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। और कुछ एटम्स है जो, ये तो हो गए ना फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके एटम्स की रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो बहुत कम ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये नोबल गैसेज हैं जो मैंने लिखी है यहाँ पे। जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या मोलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं या आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं। वो कब बनेंगे मोलिक्यूल्स और आयंस, जिनके जो एटम्स है वो क्या होंगे, रिएक्टिव। तो जिनके एटम्स रिएक्टिव होंगे वो मोलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में मिलेंगे हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल, that calculate number of gram atoms in 640 gram of sulfur। नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला, मास इन ग्राम्स, जो मास हमें ग्राम्स में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे हमें कौन कितना मास गिवन है, 640, है ना, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो सल्फर के एक एटम का कितना मास होता है, अगर आपको ये चीज़ मालूम होगी तो आप इजली इसको सोल्व कर सकते हो। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 और गिवन मास आपके पास है 640, तो 640 अपॉन 32 आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 20 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने की थे लॉज, इस वीडियो में हमने किया है डाल्टन्स थ्योरी एंड एटम्स के बारे में, ओके। थैंक यू।